नमस्कार। आज हम एक हजारों साल पुराने ग्रंथ की दुनिया में चल रहे हैं जिसमें दवाइयां बनाने का एक ऐसा सिस्टम है जो हैरान करने वाला है और कमाल का साइंटिफिक भी। ये सिर्फ कुछ नुस्खे नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई लैब नहीं थी, तो पुराने वैद्य ये कैसे पक्का करते थे कि जड़ी बूटियों से बनी दवा हर बार हर मरीज पर सही असर करेगी? ये वो चुनौती थी जिसे उन्होंने हल किया। और इसका जवाब यकीन मानिए एक बहुत ही आम सी चीज में छिपा था जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, यानी फैट या वसा। चलिए देखते हैं कैसे ये मामूली सी चीज एक बहुत बड़ी चुनौती का जबरदस्त समाधान बनी। शारंगधर संहिता में इस पूरी प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है, स्नेह कल्पना। मतलब ये औषधीय घी और तेल तैयार करने की वो कला और विज्ञान है जिससे जड़ी बूटियों की असली ताकत को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया जा सके। और यहीं पर इस सिस्टम की असली प्रतिभा सामने आती है। प्राचीन जानकारों ने यह समझ लिया था कि फैट में जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को सोखने और फिर उन्हें शरीर के अंदर तक ले जाने की एक गजब की क्षमता होती है। ये एक आहा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल है, वसा ही क्यों? देखिए, इसके पीछे का तर्क बहुत सॉलिड है। फैट एक बेहतरीन सॉल्वेंट की तरह काम करता है जो जड़ी बूटियों के एक्टिव कंपाउंड्स को खींच लेता है। फिर ये उन गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है और सबसे जरूरी, शरीर को उन्हें आसानी से सोखने में मदद करता है। पर यह सब कोई अंदाजे का खेल नहीं था। ये एक बेहद सटीक और नियमों में बंधी हुई प्रक्रिया थी। चलिए अब इस कीमियागर की नियम पुस्तिका के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये कितना व्यवस्थित था। तो अगला सवाल दिमाग में यही आता है ना कि हर बार दवा एक जैसी कैसे बनती थी? कंसिस्टेंसी और इफेक्टिवनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता था? इसका हल निकाला गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, 1:4:4 का अनुपात। मतलब एक हिस्सा जड़ी बूटियों का पेस्ट, 4 हिस्से घी या तेल और 4 हिस्से पानी या कोई दूसरा तरल। ये समझिए कि हर दवा को बनाने का एक बेसिक ब्लूप्रिंट था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बेसिक अनुपात तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली महारत इस फॉर्मूला को इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के हिसाब से बदलने में थी। और ये सिस्टम कितना एडवांस था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, पानी कितना डालना है ये जड़ी बूटी की सख्ती पर निर्भर करता था। नरम जड़ी बूटियों के लिए 4 गुना पानी, मीडियम के लिए 8 गुना और बहुत ही सख्त जड़ी बूटियों के लिए 16 गुना तक। कमाल की सटीकता है ना? अच्छा, सब कुछ सही अनुपात में मिला दिया, पकाने भी रख दिया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दवा अब बिल्कुल तैयार है? मतलब परफेक्ट कुकिंग पॉइंट क्या है? इसके लिए भी बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के 3 जबरदस्त फिजिकल टेस्ट थे। जब जड़ी बूटियों का पेस्ट उंगलियों के बीच एक बत्ती की तरह बनने लगे, जब तेल की एक बूंद आग में डालने पर चटकना बंद कर दे और जब तेल पर झाग उठने लगे, तो समझो दवा तैयार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दवा की जो फाइनल कंसिस्टेंसी होती थी, जिसे पाक कहते हैं, वो भी इस बात पर निर्भर करती थी कि दवा का इस्तेमाल कैसे किया जाना है। पकाने की इन 3 पड़ावों का एक खास मकसद था। मृदु पाक यानी थोड़ी नरम कंसिस्टेंसी नाक में डालने वाली दवाओं के लिए एकदम सही थी। मध्य पाक खाने वाली या कहें कि इंटरनल यूज वाली दवाओं के लिए बेस्ट था। और खर पाक जो थोड़ा सख्त होता था, वो बाहरी मालिश के तेलों के लिए बनाया जाता था। तो अब जब हम प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ असल उदाहरण देखते हैं। इस ग्रंथ में तो ऐसे सैकड़ों फॉर्मुलेशंस हैं। हम उनमें से कुछ बहुत ही दिलचस्प फॉर्मुलेशंस पर एक नज़र डालते हैं। पहला उदाहरण है नारायण तेल। ये एक बहुत ही मशहूर तेल है जिसे खास तौर पर मांसपेशियों, हड्डियों और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के लिए जाना जाता है। इस तेल को लकवा, जकड़न, जोड़ों के दर्द और नसों से जुड़ी दूसरी बीमारियों जैसी खास दिक्कतों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। यह दिखाता है कि दवाएं कितनी स्पेसिफिक होती थी। अब एक बिल्कुल अलग तरह का उदाहरण देखते हैं, महातिक्तक घृत। ये एक औषधीय घी है और इसके इस्तेमाल का दायरा भी बिल्कुल अलग है। इस महान कड़वे घी का इस्तेमाल स्किन की पुरानी बीमारियों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि दिल से जुड़ी परेशानियों और बुखार के लिए भी किया जाता था। ये सिस्टम की रेंज को दिखाता है। हमारा आखिरी उदाहरण है फलघृत। ये एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मुलेशन है जो सीधे सीधे प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा है।
सोचिए, इस पल घी का मकसद पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन जैसी समस्याओं का इलाज करना था। ये दिखाता है कि स्नेहा कल्पना प्रणाली का दायरा कितना ज्यादा वसी था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं और इस प्राचीन, व्यवस्थित ज्ञान के महत्व के बारे में सोचते हैं। तो साफ है, शारंगधर संहिता सिर्फ नुस्खों की एक किताब नहीं है। ये एक ऐसे विज्ञान को सामने रखती है जो गहरी ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और बार बार दोहराए जा सकने वाले तरीकों पर आधारित था। यहाँ सटीकता ही सब कुछ थी। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये प्राचीन सटीकता आज के वेलनेस और नेचुरल मेडिसिन के तौर तरीकों को क्या सिखा सकती है? सोचने वाली बात है।